हेलो बच्चों। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स का फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत सारा एप्लीकेशन है और बहुत सारा हमारे रियल लाइफ में भी यूज है। बिना थर्मोडायनेमिक्स का हमारा रियल लाइफ आपका एम्प्टी है। तो अगर हम बात करें थर्मोडायनेमिक्स का तो सिंपली आप बोल सकते हैं कि जो भी हमारे नेचर में एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है, मतलब एक एनर्जी अगर दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ थर्मोडायनेमिक के हेल्प से हो रहा है। बिना थर्मोडायनेमिक्स का कोई भी एक एनर्जी दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट हो ही नहीं सकता है। जैसे कि आप देखते हो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, फिर आप यहाँ पे देखते हो आपका विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, फ्यूल एनर्जी को देखते हो आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये सब आपका थर्मोडायनेमिक्स के एप्लीकेशन से ही होता है, ठीक है। तो जो भी आप बोलते हो कि केमिकल फिनोमिनन या फिजिकल फिनोमिनन हमारे यूनिवर्स में टेक्स प्लेस हो रहा है सर, वो विद द हेल्प ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो रहा है। तो सिंपली हम लोग थर्मोडायनेमिक्स का डेफिनेशन क्या लिखते हैं? थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द एनर्जी चेन अकरिंग ड्यूरिंग वेरियस फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस, ठीक है। कि फिजिकल और केमिकल प्रोसेस जो भी हो रहे हैं हमारे यूनिवर्स में उसको डील करता है। उसमें जो भी एनर्जी का आपका क्या होता है, चेंज होता है, उसको डील करता है थर्मोडायनेमिक्स। और यहाँ ये भी लिखा हुआ इट ऑल्सो डील विद द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये होता है डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी का यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन भी थर्मोडायनेमिक्स करता है। अब चलिए आगे हम बात करते हैं कि सिंपली थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग टर्म यूज करते हैं आपका यूनिवर्स, ठीक है। तो ये यूनिवर्स क्या है सर और क्या ये काम करता है? तो सिंपली आप क्या बोलते हैं, यूनिवर्स इज इक्वल टू क्या आप लिखते हैं यहाँ पे, सिस्टम प्लस सराउंडिंग, ठीक है। सिस्टम प्लस सराउंडिंग को आप क्या बोलते हो यहाँ पे, यूनिवर्स, ठीक है। तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग को हम लोग कंसिडर करते हैं यूनिवर्स। अब यहाँ पे बात करें सर क्या होता है सिस्टम, क्या होता है सराउंडिंग। तो सिंपल वर्ड में बोले तो सिस्टम क्या होता है, ऐसा यूनिवर्स का पार्ट जिसको हम लोग कंसिडरेशन में लेते हैं फॉर द थर्मोडायनेमिक इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। थर्मोडायनेमिक का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए यूनिवर्स का पार्ट को हम लोग अपने स्टडी के अंदर लेते हैं, उसको आप क्या बोलते हो, आपका सिस्टम। तो क्या लिखोगे आप कि इट इज द पार्ट ऑफ यूनिवर्स, it is the part of universe taken into the thermodynamic investigation, taken into the thermodynamic investigation, ठीक है। थर्मोडायनेमिक इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आप यहाँ पे क्या करते हो, यूनिवर्स का पार्ट को कंसिडरेशन में लेते हो, ठीक है। अब हम सर बात करें कि सर ये तो हो गया आपका सिस्टम। जैसे कि अगर हम एग्जांपल में बात करें तो इस रूम में क्या हो रहा है, हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो रूम में जो भी बच्चे बैठे होंगे उनको तो थर्मोडायनेमिक्स का मतलब पता होगा कि क्या सर बता रहे हैं, तो वो थर्मोडायनेमिक्स समझ रहे हैं। लेकिन रूम के बाहर जो रहेंगे आपके जो भी ह्यूमन बींग्स रहेंगे उनको थर्मोडायनेमिक्स नहीं पता होगा। क्यों? क्योंकि वो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो ये चीज स्टडी नहीं कर रहे हैं। तो ये जो भी इस रूम में बच्चे हैं उनको थर्मोडायनेमिक्स का डिफिनेशन या एग्जाम्पल पता होगा, लेकिन जो इस रूम के बाहर हैं उनको नहीं पता होगा। कारण बस एक है कि वो इनका स्टडी नहीं कर रहे हैं, और जो बाहर हैं वो स्टडी नहीं कर रहे हैं, जो अंदर है वो स्टडी कर रहे हैं। इन दोनों के बीच में एक सेपरेशन क्रिएट हो रहा है, दैट इज द वॉल ऑफ दिस रूम, ठीक है। तो वॉल ऑफ दिस रूम को आप बाउंड्री बोल सकते हो। और सिस्टम तो क्या आप पढ़े कि इट इज द पार्ट ऑफ यूनिवर्स टेकन इनटू द थर्मोडायनेमिक इन्वेस्टिगेशन। अब सर ये सराउंडिंग क्या है? तो सराउंडिंग आप सिंपली क्या बोल सकते हो कि सिस्टम के अलावा जो भी आपका रेस्ट पार्ट बच गया यूनिवर्स का, उसको आप क्या बोलोगे, सराउंडिंग। तो सिंपली सराउंडिंग क्या बोल सकते हो कि द रेस्ट पार्ट ऑफ यूनिवर्स, रेस्ट पार्ट ऑफ यूनिवर्स, रेस्ट पार्ट ऑफ यूनिवर्स एक्सेप्ट सिस्टम, ठीक है। इस सिस्टम को सर छोड़ दिया जाए तो उसके बाद जो भी आपका रेस्ट पार्ट यूनिवर्स का बच रहा है उसको आप क्या बोलते हो, सराउंडिंग। तो ये होता है आपका। अब सर हम आगे बात करते हैं, आपका एक टर्म हम और इंट्रोड्यूस किया आपको, बाउंड्री, ठीक है। तो ये बाउंड्री क्या होता है?
तो बाउंड्री का अगर हम बात करें तो बेटा बाउंड्री क्या बोल सकते हो आप, ये ऐसा आपका पार्ट होता है जो कि सेपरेट करता है सिस्टम और सराउंडिंग को, ठीक है। बाउंड्री आप सिंपली क्या बोल सकते हो, जैसे कि हम एग्जांपल लेके आपको बताते हैं पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट का, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल लिए हम आपका पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, ठीक है। तो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट का एग्जांपल अगर हम ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या ले रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट लिए, तो यहाँ पे क्या होता है आपको पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में आप देखेंगे ये हम आपका ले लिए पिस्टन, ठीक है। ये हम आपका पिस्टन ले लिया और इस सिलेंडर के अंदर में आपका सिलेंडर के अंदर में गैस फिल कर दिए हैं। अब होगा क्या बेटा, दो चीज पॉसिबिलिटी है कि ये गैस के साथ क्या हो सकता है आपका, दो चीज हो सकता है। अगर ये पिस्टन आपका मूव कर रहा है किधर, अगर ये पिस्टन मान लीजिए आपका मूव कर रहा है इस साइड में तो ये गैस कंप्रेस होगा, और अगर ये पिस्टन मूव कर रहा है आपका इस साइड में तो ये गैस क्या होगा, एक्सपेंड होगा। तो ये गैस का एक्सपेंशन या कंप्रेशन क्यों हो रहा है ये आपको पता है, ये आपकी स्टडी के अंदर में आता है। तो सिंपली आप इसको क्या बोल सकते हो कि ये गैस के साथ जो भी चीज हो रहा है सर ये तो हमको पता है, ये मेरे स्टडी के अंदर में आ रहा है, तो ये सिस्टम हो गया। लेकिन बेटा इसके बाहर जो गैस है उसके साथ क्या हो रहा है आपको नहीं पता, तो सिंपली वो क्या हो गया इसके लिए सराउंडिंग। और ये जो आपका सिलेंडर का वॉल है ना, ये जो सिलेंडर का वॉल है, ये सिलेंडर का वॉल यहाँ पे काम कर रहा है आपका किस तरह, बाउंड्री की तरह, ठीक है। तो सिलेंडर का वॉल यहाँ पे बाउंड्री हो गया, और सिंपल वर्ड में हम बोले तो ये गैस जो अंदर में है सिलेंडर के अंदर में ये सिस्टम हो गया, और जो बाहर में गैस रहेगा वो क्या होगा आपका सराउंडिंग हो गया। तो बाउंड्री सिंपली सेपरेट करता है सिस्टम और सराउंडिंग को, ठीक है। अब हम अगर हम बात करें तो बाउंड्री का, तो यहाँ पे देखिए आपका जो बाउंड्री होते हैं वो आपके दो तरह के हो सकते हैं, ठीक है। बाउंड्री का अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका ये बाउंड्री जो होंगे वो तीन तरह के आते हैं। पहला मेरा क्या होता है, अगर हम बात करें तो बाउंड्री मेरे तीन तरह के होते हैं। तो सिंपली पहला बाउंड्री क्या हो रहा है सर आपका, तो पहला बाउंड्री का अगर हम बात करें तो रियल बाउंड्री होंगे आपके, ठीक है। पहला बाउंड्री का बात करें तो बाउंड्री कैन बी रियल और इमेजनरी, ठीक है। बाउंड्री या तो रियल हो सकते हैं या तो इमेजनरी। रियल और इमेजनरी का अगर हम एग्जांपल दे तो अभी आपको हम एग्जांपल दिए थे यहाँ पे कि ये जो आपका बाउंड्री था, इधर देखिए पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में ये जो आपको सिलेंडर का वॉल दिख रहा है ये रियल है, ठीक है। और दूसरा अगर हम बात करें यहाँ पे तो इमेजनरी बाउंड्री किसको बोल सकते हैं सर, तो इमेजनरी बाउंड्री समझना क्या होता है, सिंपली एक बैलून ले लो, ठीक है। ये बैलून ले लिए हम, ये बैलून में हम क्या कर दिया आपका नाइट्रोजन गैस को फिल किए हुए हैं, ठीक है। ये N2 गैस है यहाँ पे। हम क्या किए बेटा इस बैलून को पिन से हम यहाँ पे क्या किए आपका, यहाँ पिन से हम इस बैलून में होल करेंगे, तो होल करेंगे तो ये बैलून जो है ये क्या होगा आपका ब्रस्ट कर जाएगा, मतलब ये फूट जाएगा, ठीक है। तो ये बैलून जैसे फूटेगा तो बताओ यहाँ से नाइट्रोजन गैस जो होगा N2 गैस वो स्केप करेगा, ठीक है। तो N2 गैस यहाँ से स्केप करता है, और आपको पता है पहले नाइट्रोजन गैस क्या था, क्लोजली पैक्ड था। तो पैक्ड होने के कारण वो गैस जो होंगे जैसे आप उसको फोड़ोगे तो वो गैस क्या होंगे हाई वेलोसिटी के साथ बाहर निकलेंगे। तो हाई वेलोसिटी के साथ यहाँ पे बाहर निकल रहे हैं N2 गैस का स्केपिंग वेलोसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है। और आपको पता है यहाँ पे मेरे पास क्या एटमॉस्फेयर भी है, और एटमॉस्फेयर में भी नाइट्रोजन गैस रहता है। तो सिंपली हम अगर ऐसा इमेजिन करें यहाँ पे कि इतने से पार्ट में मेरा नाइट्रोजन गैस का वेलोसिटी हाई है, तो हाई होने का कारण क्या है तुम्हारा, क्योंकि वो बैलून से ब्रस्ट होकर के बाहर निकला इसलिए हाई है। लेकिन अगर यहाँ वाला अगर थोड़े से दूर जा करके नाइट्रोजन गैस एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन गैस का वेलोसिटी देखेंगे तो वो क्या हो सकता है हाई की लो, वो हमको नहीं पता। सिंपली आप ये बोल सकते हो कि सर इतने से पार्ट में नाइट्रोजन गैस का वेलोसिटी हाई होने का कारण क्या था, वो नाइट्रोजन गैस क्या हुआ मेरा इस बैलून से बाहर निकला इसलिए क्या हो रहा है वो उसका वेलोसिटी हाई है। लेकिन इधर वाले नाइट्रोजन का वेलोसिटी हाई है कि लो है हमको नहीं पता। तो सिंपली ये क्या हो गया, ये वाला नाइट्रोजन गैस आपका सराउंडिंग हो गया, और सिंपली ये वाला नाइट्रोजन गैस आपका क्या हो गया यहाँ पे सिस्टम हो गया। और ये इमेजिनरी बाउंड्री हो गया जो कि क्या हो गया सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट कर रहा है, ठीक है। ये इमेजिनरी बाउंड्री आप बोल सकते हो।
तो बाउंड्री ये आपका एक रियल हो गया, एक इमेजिनरी हो गया। दूसरा बाउंड्री जो होता है वो मेरा होता है आपका रिजिड और नॉन रिजिड, ठीक है। तो रिजिड और नॉन रिजिड बाउंड्री क्या है सर? तो जैसे कि अगर हम बात करें कि ये वाला जो सिलेंडर का वॉल आपको दिख रहा है, ये सिलेंडर का वॉल आपको जो दिख रहा है ये कैसा है आपका? रिजिड है, फिक्स है, ठीक है। फिक्स है, आप इसको हिला नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये रिजिड बाउंड्री हो गया। लेकिन ये पिस्टन का अगर हम बात करें तो ये जो पिस्टन है आपका सिलेंडर का, ये पिस्टन कैसा है आपका? मूवेबल है। तो पिस्टन अगर मूवेबल है सर, तो मतलब ये जो पिस्टन का है मूवमेंट वो इधर भी हो रहा है, इधर भी हो रहा है। तो मतलब ये बाउंड्री मेरा कैसा हो गया? तो आपका नॉन रिजिड, ठीक है। नॉन रिजिड मतलब ये मूव कर रहा है आपका, ठीक है। अब थर्ड बात करें तो बाउंड्री होता है आपका डायाथर्मिक और एडियाबेटिक। डायाथर्मिक कहने का मतलब क्या है? ऐसा बाउंड्री जिससे हीट का आपका एक्सचेंज जो है वो क्या हो रहा है? पॉसिबिलिटी हो रहा है, मतलब पास हो रहा है, हीट का एक्सचेंज आप करा सकते हैं, उसको आप क्या बोलते हैं? डायाथर्मिक बाउंड्री। और एडियाबेटिक मतलब ऐसा बाउंड्री जिससे क्या होगा आपका? हीट जो है वो आपका पास नहीं होता है, वो आप क्या बोलते हो यहाँ पे? एडियाबेटिक। जैसे अगर हम इस थर्मस फ्लेक्स का बात करें तो इसका जो बाउंड्री है वो आपका कैसा है? एडियाबेटिक, ठीक है। ये ना हीट को अलाउ करता है अपने अंदर आना, ना अंदर से हीट को अलाउ करता है बाहर जाना, ठीक है। तो ये बाउंड्री आपका कैसा है यहाँ पे? कि एडियाबेटिक। और डायाथर्मिक का बात करें तो आप घर में देखते हो यूटेंसिल वगैरह हैं, कुकर वगैरह, वो सब में आप खाना बनाते हो तो देखते हो हीट का क्या होता है? एक्सचेंज होता है। तो वो आप सिंपली बोल सकते हो कि कैसा है सर आपका? डायाथर्मिक। तो ये सब है बेटा आपका बाउंड्री। तो बाउंड्री का अगर हम बात करें तो वही तीन बाउंड्री हम आपको बता दिए, एक रिजिड नॉन रिजिड, एक एडियाबेटिक और डायाथर्मिक। तो बता दिए, एडियाबेटिक नॉन कंडक्टर ऑफ हीट और डायाथर्मिक कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब हम आगे बात करते हैं बाउंड्री के बाद यहाँ पे नेक्स्ट हम आपका बात करते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ सिस्टम का, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ सिस्टम का बात करते हैं बाउंड्री के बाद। तो टाइप्स ऑफ सिस्टम डिपेंडिंग अपॉन एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर, ठीक है। मैटर और एनर्जी के एक्सचेंज के बेसिस पे हम लोग टाइप्स ऑफ सिस्टम का बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम पहले आपको समझा देते हैं। तो पहला अगर हम लोग लेते हैं बेटा, इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। एक मान लीजिए हम कंटेनर ले लिए, ठीक है। कंटेनर लेने के बाद इसमें क्या किए? H2O मॉलिक्यूल को डाल दिए, वाटर को डाल दिए, ठीक है। और नीचे से क्या कर रहे हैं हम? इस कंटेनर को आपका हीट कर रहे हैं, ठीक है। नीचे से इस कंटेनर को हीट कर रहे हैं। हीट करेंगे तो होगा क्या आपका? आपको पता है H2O मॉलिक्यूल के बीच में क्या रहता है आपका? हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है, तो जैसे आप इसको हीट करोगे तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड का क्या होगा आपका? ब्रेकिंग होगा। ये हाइड्रोजन बॉन्ड का यहाँ पे क्या होगा आपका? ब्रेकिंग होगा। और हाइड्रोजन बॉन्ड अगर ब्रेक करेंगे तो H2 मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर जाना स्टार्ट करेंगे, और वो वाटर से आपका क्या होगा यहाँ पे? वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा। तो H2 मॉलिक्यूल से ये क्या बनने लगा आपका? वेपर बनने लगा। और वेपर बन के ये क्या होगा? वेपर आपको पता है गैसियस स्टेट है। तो गैसियस स्टेट होने के कारण ये क्या बोल सकते हो आप इसको? कि ये क्या हो रहा है? मैटर बन के सराउंडिंग के पास जा रहा है। और हीट जो हो रहा है, हीट आपका सराउंडिंग से आया इस सिस्टम के पास, ठीक है। और वो वर्क डन क्या किया कि वाटर मॉलिक्यूल के बीच का जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको ब्रेक किया। तो सिंपली आप क्या बोलोगे कि सर यहाँ पे क्या हो रहा है आपका? कि सिस्टम जो है वो सराउंडिंग से हीट ले रहा है और अपने पे वर्क करा रहा है। तो हीट और वर्क दोनों का ट्रांसफर यहाँ पे हो रहा है बेटा। इसलिए आप बोलोगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है? एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है सराउंडिंग सिस्टम को, और सिस्टम वापस क्या कर दे रहा है? वाटर मॉलिक्यूल को गैस बना करके वापस सराउंडिंग को दे दे रहा है। तो मतलब सिस्टम गैसियस स्टेट को दिया, मतलब मैटर को दिया, और सराउंडिंग से वो क्या लिया? एनर्जी लिया। तो सिंपली ये जो सिस्टम है, आप इस ऐसे सिस्टम को कौन सा सिस्टम बोलते हो? ओपन सिस्टम, ठीक है। तो ओपन सिस्टम में क्या होता है आपका? कि इट इज द टाइप ऑफ सिस्टम इन विच एक्सचेंज ऑफ मैटर एज वेल एज एनर्जी टेक्स प्लेस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, इज कॉल्ड व्हाट? ओपन सिस्टम। तो ये हो गया पहला कैटेगरी आपका ओपन सिस्टम। दूसरा हम लोग देखते हैं क्या? क्लोज सिस्टम, ठीक है। तो क्लोज सिस्टम भी कुछ नहीं होता, आप सिंपल वर्ड में
सेम सेटअप को क्या कर दो, ले लो और यहाँ पे बस आपको क्या कर देना है, ये वाटर मॉलिक्यूल को रखना है और नीचे से आपको क्या करना है, यहाँ पे हीट प्रोवाइड करना है और बस खाली क्या करना है, इस कंटेनर को एक प्लेट रख करके क्लोज कर देना है। ठीक है, तो कंटेनर को प्लेट रख करके आप यहाँ पे क्लोज कर दोगे तो क्या होगा, हीट दोगे तो ये वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, फिर से गैस बनेगा, लेकिन ये बाहर नहीं निकल पाएगा, वापस क्या होगा, इस प्लेट से टकराएगा और फिर से इस वाटर के सरफेस पे रिटर्न होकर के फिर से पानी ही बन जाएगा। तो सिंपल आप क्या बोल सकते हो कि सर ये सिस्टम जो है, ये आपका हीट तो लिया, वर्क भी कराया, मतलब एनर्जी का तो एक्सचेंज हुआ यहाँ पे सर, एनर्जी का एक्सचेंज हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ सर, आपका एनर्जी का तो एक्सचेंज टेक्स प्लेस हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ये गैस बाहर नहीं निकल पाया सराउंडिंग पे के पास। तो सिंपली क्या होगा, अगर सिर्फ और सिर्फ ओनली एक्सचेंज ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस हो रहा हो, ओनली एक्सचेंज ऑफ एनर्जी अगर टेक्स प्लेस हो रहा हो, तो आप ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हो, सिंपली क्लोज सिस्टम। मैटर का एक्सचेंज यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, और यहाँ पे मैटर एज वेल एज एनर्जी दोनों एक्सचेंज हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे डिफिनेशन आपका लिखा है ओपन सिस्टम का कि ए सिस्टम विच कैन एक्सचेंज बोथ एनर्जी एंड मैटर विथ सराउंडिंग, क्लोज सिस्टम ए सिस्टम विच कैन एक्सचेंज ओनली एनर्जी विथ सराउंडिंग। ठीक है, कि यहाँ पे मैटर का एक्सचेंज नहीं टेक्स प्लेस होता है। और आइसोलेटेड सिस्टम ये थर्ड टाइप है जिसमें ना ही एक्सचेंज मैटर का होगा ना ही एनर्जी का। ठीक है, ना ही एक्सचेंज मैटर का होगा और ना ही एनर्जी का सर। तो फिर क्या होता है यहाँ पे, जनरली अगर हम इसका एग्जांपल का बात करें आइसोलेटेड सिस्टम का, तो आप बोल सकते हो थर्मस फ्लैक्स। ठीक है, ये सब में होता है थर्मस फ्लैक्स वगैरह। और इसमें क्या होता है आपका, ना ही एक्सचेंज मैटर का होता है ना ही एनर्जी का। ठीक है, और आप एक और बहुत मतलब एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है जिसमें आप क्या बोल सकते हो कि सिंपली अगर हम लोग इफ वी कंसिडर, अगर हम लोग कंसिडर कर ले बेटा, इफ वी कंसिडर यूनिवर्स एज ए सिस्टम। ठीक है, कि अगर सर यूनिवर्स को ही आप सिस्टम कंसिडर कर लोगे, तो अगर यूनिवर्स को ही सिस्टम कंसिडर कर लेते हो तो कुछ भी नहीं बचता है सराउंडिंग कहलाने के लिए। तब क्या होगा, तब कुछ भी चीज का एक्सचेंज नहीं होता है। तो सिंपल वर्ड में क्या बोलोगे, इफ वी कंसिडर यूनिवर्स एज ए सिस्टम देन नथिंग इज लेफ्ट, देन nothing is left to act as a surrounding, to act as a surrounding, so it is isolated system, so it is isolated system। ठीक है, तो आप इसको भी आइसोलेटेड सिस्टम बोल सकते हो। बोलो ये बात समझ में आ रही है। चलो, तो ये चीज हम लोग देख लिए सर आपका टाइप्स ऑफ सिस्टम। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बात करें तो एक क्वेश्चन यहाँ पे हम दिए हैं, ये आप क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, ए सिस्टम डज नॉट ट्रांसफर एनी हीट और मैटर फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, इज इट आर आइसोलेटेड सिस्टम। कि बोल रहा है कोई एक सिस्टम है वो ना ही आपका हीट का ट्रांसफर कर रहा है ना ही मैटर का ट्रांसफर, तो क्या ये आइसोलेटेड सिस्टम है। तो आप बोलोगे हाँ सर आपने तो बताया था कि सर जहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफर और ना ही मैटर का ट्रांसफर टेक्स प्लेस हो वैसा सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम होता है। लेकिन यहाँ पे तो बेटा एनर्जी का ट्रांसफर नहीं बोला, ये तो खाली बोला हीट का ट्रांसफर नहीं कर रहा है, तो मतलब वर्क का ट्रांसफर हो रहा होगा। भाई एनर्जी का ट्रांसफर मतलब कि हीट और वर्क दोनों का ट्रांसफर होना चाहिए, कि हीट और वर्क जो है वो आपका क्या मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है। ठीक है, तो मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है, तो दोनों का जब तक ट्रांसफर नहीं होगा तब तक आपका एनर्जी का ट्रांसफर हो ही नहीं सकता। तो सिंपल वर्ड में यहाँ सिर्फ हीट का ट्रांसफर हुआ है, इट मींस क्या हो रहा है, वर्क का हीट का ट्रांसफर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नहीं हो रहा है, इट मींस वर्क का ट्रांसफर हो रहा है। तो मतलब आप क्या बोलोगे, नो इट इज नॉट आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, नो इट इज नॉट आइसोलेटेड सिस्टम, नो इट इज नॉट आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, ये आपका आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है सर। ठीक है, तो क्या है सर,
तो सिंपली यहाँ पे क्या बोलोगे, हेयर ट्रांसफर ऑफ वर्क टेक्स प्लेस, हेयर ट्रांसफर ऑफ वर्क टेक्स प्लेस, ठीक है, वर्क टेक्स प्लेस कि ट्रांसफर ऑफ वर्क यहाँ पे टेक्स प्लेस हो रहा है, सो इट इज क्लोज सिस्टम, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे आपका क्लोज सिस्टम, सो इट इज ए क्लोज सिस्टम, क्योंकि एक चीज का ट्रांसफर हुआ दूसरे चीज का नहीं हो रहा है, तो ये क्या होगा आपका, मतलब एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पे, तो ये मीटर का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो मतलब ये क्या है आपका क्लोज सिस्टम। तो ये था क्वेश्चन आपका, अच्छा क्वेश्चन है ये, देख लीजिएगा। आगे बात करें हम आपका एक्सटेंस टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी का, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी में दो लेते हैं, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ऐसे बहुत लोग इसको बहुत तरह से समझाते हैं, लेकिन अगर आप मेरा बात करें तो हम इसको सिंपल वर्ड में तुमको कैसे समझाएंगे, तो देखो यहाँ पे एक आप क्या ले लो, कंटेनर ले लो, ठीक है, ये आप कंटेनर ले लिए, इसमें आप क्या कर लो, गैस ले लो, ठीक है। ये गैस लेने के बाद आप क्या कर दो, इस कंटेनर को क्लोज कर दो, ठीक है। ये कंटेनर को क्लोज कर दिए, तो मतलब ये सिस्टम कैसा बन गया सर आपका, ये क्लोज सिस्टम ले लिए हम आपका। अब इस क्लोज सिस्टम को बेटा आपको क्या करना है, इस क्लोज सिस्टम में आप n ले लो मोल्स को, ठीक है, l ले लो लेंथ को, m ले लो मास को, ठीक है, और यहाँ पे आपका d ले लो डेंसिटी को, t ले लो टेम्परेचर को, p ले लो प्रेशर को, ठीक है, ये सब आप ले सकते हो, a ले लो एरिया को, ठीक है, ये सब हम ले लिए। तो कोई भी एक क्लोज सिस्टम ले लिए सर, क्लोज सिस्टम का ये सब हम ले लिए, मास m, लेंथ l, मोल्स n, डेंसिटी d, टेम्परेचर t, प्रेशर p और आपका एरिया a। अब इस क्लोज सिस्टम को बेटा हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो इस क्लोज सिस्टम को हम डिवाइड करेंगे दो या दो से ज्यादा भाग में, ठीक है। तो ये क्लोज सिस्टम को हम डिवाइड कर दिए, एक पार्ट, दो पार्ट और तीन पार्ट, ठीक है। ये तीन पार्ट में इस क्लोज सिस्टम को हम डिवाइड कर दिए। आप क्या देखोगे, जो जो चीज, ठीक है, इस क्लोज सिस्टम को डिवाइड करने के बाद चेंज हो जा रहा है, जो भी प्रॉपर्टी इस क्लोज सिस्टम को डिवाइड करने के बाद चेंज हो जा रहा है, वो प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और जो प्रॉपर्टी आपका क्या होगा, चेंज नहीं होगा, उसको आप क्या बोलोगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो सिंपली आप यहाँ पे एक्सटेंसिव और इंटेंसिव का अगर डिफिनेशन का बात करो, तो सिंपली हम लोग क्या बोलते हैं कि एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी आर डिफाइंड बाय डिवाइडिंग ए क्लोज सिस्टम इनटू टू और मोर पार्ट, एंड द प्रॉपर्टी व्हिच चेंजेस आर एक्सटेंसिव एंड व्हिच डू नॉट चेंज आर इंटेंसिव, ठीक है। तो सर चेंज क्या क्या हो रहा है, तो देखो यहाँ तीन पार्ट में डिवाइड किए, तो मोल्स क्या हो जाएगा, एक पार्ट का n/3, दूसरा का भी n/3, तीसरे का भी n/3। लेंथ का बात करें तो सर लेंथ यहाँ पे क्या होगा, तो लेंथ का बात करें तो देखो यहाँ लेंथ यहाँ पे क्या हो जाएगा l/3, इसका भी l/3, यहाँ भी क्या हो जाएगा l/3। अगर हम बात करें यहाँ पे मास का, तो मास भी क्या हो जाएगा m/3, 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 ठीक है। अगर हम बात करें डेंसिटी का, तो डेंसिटी कांस्टेंट रहेगा, इसका भी d रहेगा, कटने के बाद भी इसका भी d, इसका भी d। अगर हम बात करें टेम्परेचर का, तो वो भी कांस्टेंट रहेगा, इसका भी t रहेगा, इसका भी t और इसका भी t। अगर हम बात करें एरिया का, तो एरिया क्या रहेगा, a/3, a/3 और a/3, ठीक है, एरिया भी रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा। लेकिन अगर हम सर बात करें प्रेशर का, तो प्रेशर आप कैसे निकालोगे, तो देखो यहाँ प्रेशर के लिए आप क्या करते हो, आइडियल गैस इक्वेशन लगाओ, पीवी इज इक्वल टू क्या लिखते हो, nRT, ठीक है। तो प्रेशर इक्वल टू क्या आया, n/v R/T। जब दो या दो से ज्यादा भाग में कन्वर्ट किए तो क्या आया, P डैश यहाँ पे क्या आ जाएगा, n/3 नंबर ऑफ मोल्स 1/3 हो गया था, वॉल्यूम भी v/3 हो गया R/T। देखो 3 से 3 कैंसिल, P डैश का भी वैल्यू वही आया जो P का आया था, ठीक है। तो P डैश और P बराबर है, इट मीन्स क्या हो रहा है आपका, प्रेशर जो हो रहा है वो आपका रिमेन्स कांस्टेंट है सर, प्रेशर में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। तो अगर हम बात करें तो बेटा चेंज क्या क्या हुआ, मोल्स चेंज हुआ, लेंथ चेंज हुआ, मास चेंज हुआ, प्रेशर चेंज नहीं हुआ आपका, ठीक है। तो प्रेशर चेंज नहीं हुआ
और आपका क्या क्या चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे मास चेंज हो गया, डेंसिटी नहीं चेंज हुआ, टेम्परेचर नहीं, एरिया चेंज हुआ। तो ये चार चीज यहाँ पे आपका क्या आया, एक्सटेंसिव, और ये तीनों चीज आपका यहाँ पे क्या आया, इंटेंसिव। ठीक, तो ये होता है आपका एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। बहुत कोई डिफिनेशन के लिए ऐसे भी बोल देते हैं कि द प्रॉपर्टी ऑफ दिस सिस्टम विच डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ दिस सब्सटेंस प्रेजेंट इन दिस सिस्टम एंड दिस साइज ऑफ दिस सिस्टम, मतलब अमाउंट ऑफ दिस सिस्टम पे और साइज ऑफ दिस सिस्टम पे जो डिपेंड करेगा उसको आप एक्सटेंसिव बोलते हो, और इंटेंसिव इन पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, अब सर आगे हम बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरा कैरेक्टरिस्टिक्स अबाउट एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी का। ठीक है, कि जैसे कि मान लीजिए ए कोई सब्सटेंस है और बी कोई सब्सटेंस है, ठीक है, और दोनों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो दोनों का आपका डिवाइडेंड, ठीक है, दोनों को अगर आप डिवाइड करोगे या रेशियो लोगे, तो ए बाई बी का रेशियो अगर दोनों का दोनों एक्सटेंसिव है तो ये ऑलवेज क्या आएगा, इंटेंसिव आएगा। चाहे आप उसका डिफ्रेंसिएशन भी करो डी ए बाई डी बी, वो भी क्या आएगा आपका, इंटेंसिव ही। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। दूसरा, अगर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मेरा रिप्रेजेंट है पर यूनिट मास, पर यूनिट मोल, पर यूनिट वॉल्यूम, तो वो क्या हो जाएगा आपका, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, जैसे एग्जांपल में लिए हम आपका कंसंट्रेशन टर्म, मतलब मोलैरिटी, तो मोलैरिटी आप देखते हो क्या लिखते हो, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो नंबर मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम है, तो ये क्या हो जाएगा, पर यूनिट मास, पर यूनिट मोल या पर यूनिट वॉल्यूम, ये कैसा प्रॉपर्टी हो जाएगा आपका, इंटेंसिव। ठीक है, और जैसे कि यहाँ पे पर यूनिट मास भी लिखा है, तो हम लोग अगर मोलैलिटी भी देखते हो तो मोलैलिटी भी आप क्या लिखते हो, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट, यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, तो ये भी क्या होगा आपका, इंटेंसिव ही आ जाएगा। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देखिए, ये भी क्या लिखा है, हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास, ये भी कैसे होंगे आपके यहाँ पे एक्स इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो जो भी चीज पर यूनिट मास, पर यूनिट वॉल्यूम या पर यूनिट यहाँ पे आपका मोल्स आ जाए, ये सब सारा चीज आपको पर यूनिट मास, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट मोल आ जाए, ये सारा चीज क्या हो जाता है आपका, इंटेंसिव हो जाता है। कुछ एग्जाम्पल भी याद रखना आप, जैसे कि हम बात करें कुछ थर्मोडायनेमिक्स टर्म में आपको पूछेगा या ऐसे पूछ सकता है, विस्कोसिटी, तो विस्कोसिटी, विस्कोसिटी, फिर यहाँ पे सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, ईएमएफ ऑफ द सेल, ईएमएफ ऑफ द सेल, ये सारे चीज बेटे जो होते हैं, इट इज ए इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये आपका क्या होगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, जेई में आपका आ भी चुका है, तो आप याद रखिएगा ये सब चीज। ठीक है, सिंपली विस्कोसिटी हो गया, ठीक है, सरफेस टेंशन, ईएमएफ ऑफ द सेल, ये सारे चीज इंटेंसिव प्रॉपर्टी में आते हैं। ठीक है, तो एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी को ऐसे हम लोग देखते हैं आपका। चलिए अब आगे बात करते हैं, तो आगे बात करते हैं हम आपका यहाँ पे, देखो टाइप्स ऑफ, पहले हम लोग बात कर लेते हैं ये पाथ फंक्शन से पहले हम लोग बात कर लेते हैं आपका यहाँ पे थर्मो स्टेट वेरिएबल के बारे में। ठीक है, स्टेट वेरिएबल क्या होता है सर आपको, तो देखिए स्टेट वेरिएबल का बात करें कि बेटा जैसे कि हम यहाँ पे मान लीजिए आपका खड़े हैं, तो खड़े हैं तो यहाँ पे मेरा कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा, कुछ ना कुछ प्रेशर होगा, कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा। ठीक है, हम जैसे इस स्टेट से अपना ये स्टेट चेंज किए, तो हो सकता है मेरा या तो टेम्परेचर बदला हो, या तो प्रेशर बदला हो, या हो सकता है वॉल्यूम बदला हो। ठीक है, तो अगर कोई भी थर्मोडायनेमिक, ठीक है, सिस्टम अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाता है, तो जो भी वेरिएबल उसका चेंज होगा उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेट वेरिएबल। मतलब स्टेट वेरिएबल क्या होता है, इफ ए सिस्टम कैन चेंज इट्स स्टेट, ठीक है, देन whatever the variable which is associated with the system is changes is considered as state variable। ठीक है, सिंपल वर्ड में अगर हम बात करें कि ये कोई मान लो सिस्टम है, ये पॉइंट ए से पॉइंट बी गया, पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने के दौरान अगर इसका प्रेशर यहाँ मान लो P1 है, वॉल्यूम V1, टेम्परेचर T1,
और यहाँ जाने पे अगर इसका प्रेशर P2 हो गया, वॉल्यूम V1 ही रहा, टेम्परेचर T2 हो गया, तो P1 P2 और यहाँ पे T1 T2 ये सब आप क्या बोल सकते हो यहाँ पे स्टेट वेरिएबल। अगर यहाँ पे वॉल्यूम भी इसका बदल गया तो आप वॉल्यूम को भी ले सकते हो यहाँ पे स्टेट वेरिएबल के रूप में। मतलब जो भी चीज अगर थर्मोडायनेमिक सिस्टम का चेंज हो जाता है, अगर ऑन चेंजिंग द स्टेट, दैट इज कंसिडर एज स्टेट वेरिएबल। तो आप सिंपली क्या लिखोगे स्टेट वेरिएबल का डिफिनेशन, इफ ए सिस्टम changes its state, then the variable associated with system if a system changes its state, then the variable associated with system, then if a system changes its state, then the variable associated with system is changed, change is considered as state variable। ठीक है, कि जो भी चीज आपका स्टेट बदलने पे बदलता है उसको आप क्या बोलोगे स्टेट वेरिएबल। ठीक है, तो सर क्या जरूरत पड़ गया ये स्टेट वेरिएबल को, तो स्टेट वेरिएबल से बेटा हम लोग क्या करते हैं थर्मोडायनेमिक फंक्शन को डिफाइन करते हैं। ठीक है, स्टेट वेरिएबल के ही हेल्प से हम लोग क्या करते हैं आपका थर्मोडायनेमिक फंक्शन को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक फंक्शन क्या होता है, देखिए थर्मोडायनेमिक फंक्शन क्या होता है कि अब ये जो स्टेट वेरिएबल है ये तो चेंज होगा, ये आपको पता चल गया, लेकिन इसका चेंज भी दो तरह से होता है। एक चेंज हम लोग देखते हैं पूरे पाथ में, और एक चेंज देखते हैं उसका इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट में। ठीक है, तो ये जो थर्मोडायनेमिक फंक्शन क्या होता है, ये स्टेट वेरिएबल का चेंज को ही बताता है, लेकिन दो तरीके से, एक पाथ वाइज और एक इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे। तो सबसे पहला जो थर्मोडायनेमिक फंक्शन होता है जिसको आप बोलते हो यहाँ पे स्टेट फंक्शन। ठीक है, तो सर ये स्टेट फंक्शन क्या होता है ये हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे स्टेट फंक्शन का अगर हम बात करें सिंपली सर, तो स्टेट फंक्शन आप यहाँ पे किसको बोल सकते हो कि इट इज द थर्मोडायनेमिक फंक्शन विच डिपेंड्स अपॉन इनिशियल और फाइनल स्टेट ऑफ दिस सिस्टम। क्या बोल सकते हो आप कि इट इज द thermodynamic function which depend upon initial and final state of this system। ठीक है, इनिशियल और फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम पे जो डिपेंड करेगा उसको आप क्या बोलते हो यहाँ पे स्टेट फंक्शन। ठीक है, तो सर इनिशियल और फाइनल स्टेट पे अगर ये डिपेंड कर रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं आपका हम यहाँ पे स्टेट फंक्शन। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये स्टेट फंक्शन जो होता है वो आप कैसे लिख सकते हो कि स्टेट फंक्शन ये आपका किस पे डिपेंड किया, स्टेट फंक्शन इज इक्वल टू फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट। ठीक है, फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट आपका क्या होता है, फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब चेंज एक तरह से आप बोल सकते हो, ये आपको बताता है स्टेट फंक्शन। ठीक है, इसको कोई मतलब नहीं कि आप किस पाथ से गए हो, बस इसको इनिशियल आपका पोजीशन और फाइनल पोजीशन चाहिए, वो आपको बता देगा स्टेट फंक्शन। ठीक है, फिर इसी में अगर हम दूसरा बात करें यहाँ पे तो ये पाथ फंक्शन क्या होता है, दीज आर द थर्मोडायनेमिक फंक्शन हुज वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द पाथ फॉलो टू चेंज द स्टेट ऑफ द सिस्टम। मतलब सर वो पाथ पे डिपेंड कर रहा है, पाथ पे डिपेंड कर रहा है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ हम कोई सिस्टम लिया आपका। ठीक है, ये सिस्टम जो है वो आपका ए से बी पॉइंट पे जाना चाह रहा है और इसके पास तीन पाथ है। ठीक है, ये आपका हम पहला पाथ ले लिए, ये दूसरा पाथ ले लिए, ये तीसरा पाथ ले लिए। ठीक है, तीन पाथ है सर आपका, तो बताइए ये मेरा जो है
थर्मोडायनेमिक फंक्शन क्या ये इसके इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगा? नहीं, ये किस पे डिपेंड करेगा कि ये किस पाथ से आया है, इस पाथ से आया आपका या इस पाथ से आया कि इस पाथ से आया, ठीक है। और बेटा जो पाथ फंक्शन रहता है वो क्या होता है, उसका वैल्यू क्या होगा, हर एक पॉइंट पे डिफरेंट होगा। मतलब मान लो ये सिस्टम यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे आया, तो ये इसका इनिशियल स्टेट हो गया, ये इसका फाइनल स्टेट। फिर ये मान लो ये यहाँ से आकर के फिर इस वाले पोजीशन से आकर के फिर इस वाले पोजीशन पे आ गया, तो अब इसके लिए क्या हो गया, ये इनिशियल स्टेट ये फाइनल, फिर यहाँ आया तो ये इनिशियल ये फाइनल। तो मतलब दो पॉइंट के बीच में तुम्हारा इन्फानाइट नंबर ऑफ, यहाँ पे क्या आता है तुम्हारा, इन्फानाइट नंबर ऑफ यहाँ पे पाथ फंक्शन आ सकता है, ठीक है। बिटवीन टू स्टेट ऑफ दिस सिस्टम क्या हो सकता है आपका, पाथ फंक्शन का वैल्यू इन्फानाइट होता है। तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हो कि इट इज द इनडेफिनिट क्वांटिटी। ये क्या होता है आपका, इनडेफिनिट क्वांटिटी है, ठीक है। और दो पॉइंट के बीच में आपका, दो स्टेट के बीच में इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ पाथ फंक्शन आ सकता है, ठीक है। देयर कैन बी infinite value of infinite number of path function between two states. There can be infinite number of path function between two state, ठीक है। कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ फंक्शन हो सकता है दो स्टेट के बीच में आपका। और एग्जांपल में बात करें तो याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ वर्क और हीट जो है, वर्क एंड हीट इज कंसिडर एज पाथ फंक्शन। सिर्फ और सिर्फ बेटा वर्क और हीट ही पाथ फंक्शन रहता है। इसके बाद जितना भी प्रॉपर्टी आपका थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी रहता है वो सब का सब क्या रहता है, स्टेट फंक्शन। लेकिन दोनों का समेशन कभी भी क्या होगा, पाथ फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। कि दोनों को जोड़ के आप यहाँ पे पाथ फंक्शन नहीं बोल सकते हो, हाँ, लेकिन दोनों को इंडिविजुअली पाथ फंक्शन बोल सकते हो। तो एक चलिए हम आपको इसका बेसिक डिफरेंस बताते हैं यहाँ पे पाथ फंक्शन और स्टेट फंक्शन का। तो सपोज करिए यहाँ पे हम ले लिया आपका स्टेट फंक्शन और इधर ले लिया हम आपका पाथ फंक्शन, ठीक है। तो एक साइड ले लिया हम आपका स्टेट फंक्शन, एक साइड हम ले लिया आपका पाथ फंक्शन। तो स्टेट फंक्शन आप किसको बोलोगे कि सपोज करो इफ ए इज ए स्टेट फंक्शन, ठीक है। ए अगर आपका स्टेट फंक्शन है तो सिंपली हम यहाँ पे डी को क्या बोलेंगे सर आपका, कि स्मॉल चेंज इन द वैल्यू ऑफ ए, स्मॉल चेंज इन द वैल्यू ऑफ ए, ये हो गया, ठीक है। और ये डी का बेटा अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन करने के बाद अगर ये पाथ फंक्शन है तो ये हमको क्या देता है, डेल्टा ए। डेल्टा ए मतलब चेंज इन द वैल्यू ऑफ, या लार्ज चेंज इन द वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो, चेंज इन द वैल्यू ऑफ ए, चेंज इन द वैल्यू ऑफ ए। और ये क्या आता है आपका, ए फाइनल माइनस ए इनिशियल, ठीक है। ये होता है आपका स्टेट फंक्शन। मतलब स्टेट फंक्शन का इंटीग्रेशन हमेशा आपको क्या देगा, चेंज देगा, ठीक है। कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे सकता, ठीक है। लेकिन अगर पाथ फंक्शन का बात करें तो जैसे कि आपको बोले थे हीट और वर्क पाथ फंक्शन है, चलिए डब्लू को ही लेते हैं। डब्लू इज ए पाथ फंक्शन है अगर सर, तो वर्क अगर पाथ फंक्शन है तो क्या लिखेंगे हम तुम्हारा, डी डब्ल्यू को आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, स्मॉल चेंज तो नहीं लिख सकते बेटा क्योंकि चेंज नहीं होता वर्क डन में, क्या लिखोगे, स्मॉल वैल्यू ऑफ वर्क डन, स्मॉल वैल्यू ऑफ वर्क डन, ठीक है, ये लिख सकते हो आप। और जब डी डब्ल्यू का आप इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रेशन करने पे ये आपको क्या दे देगा, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ वर्क डन, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ वर्क डन, ठीक है। तो जिससे कंक्लूजन क्या पता चला सर मेरा,
कि जो वर्क डन है वो सॉरी जो पाथ फंक्शन है ये आपका एग्जैक्ट वैल्यू देता है, और जो ये स्टेट फंक्शन है ये आपको ऑलवेज चेंज देगा। तो टेम्परेचर का भी dt का भी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये पाथ फंक्शन है तो डेल्टा टी देगा। ठीक है, मतलब मोस्टली सारा का सारा थर्मोडायनेमिक फंक्शन मेरा पाथ फंक्शन होता है एक्सेप्ट वर्क और हीट। ठीक है, ये हो गया आपका स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। ठीक है, और अगर हमसे कोई पूछेगा कि सर ये आपका हो गया, तो चलिए एक क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं कि बताइए वर्क और हीट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी या इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर कोई आपसे ये क्वेश्चन पूछा बेटा कि वर्क और हीट बताइए मेरा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की इंटेंसिव प्रॉपर्टी, तो आप ये बात याद रखना कि इट इज नॉट कंसिडर एज extensive as well as intensive property। ठीक है, ना ही हम इसको एक्सटेंसिव कंसिडर करते हैं और ना ही हम इसको इंटेंसिव कंसिडर करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि सर ये क्या है, इट इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी को ट्रांसफर करने का एक जरिया है बस। ठीक है, ये कभी भी किसी का प्रॉपर्टी नहीं बन सकता है। मतलब क्या होगा कि जैसे मान लीजिए टेम्परेचर में डिफरेंस होगा तो क्या होगा, आप यहाँ पे एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए हीट का लेते हो सहारा, और अगर यहाँ पे क्या होता है मैकेनिकल कोई काम करते हैं हम तो वर्क डन के थ्रू हम क्या करते हैं एनर्जी का ट्रांसफर करते हैं। तो both are mode of transfer of energy, mode of transfer of energy, both are mode of transfer of energy, it is not, ठीक है, property of system। ठीक है, it is not property of system। ठीक है, ये सिस्टम का प्रॉपर्टी नहीं है, दोनों बस क्या है मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ठीक है, और ये हमेशा अकर्स होता है आपका बाउंड्री पे। ठीक है, बिटवीन सिस्टम और सराउंडिंग, सिस्टम और सराउंडिंग के बाउंड्री पे हीट और वर्क आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये होता है आपका। फिर हम लोग हीट कैपेसिटी का यहाँ बात करते हैं, तो हीट कैपेसिटी को बेटा हम आपका C से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये C क्या होता है आपका, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। 1 डिग्री सेल्सियस से किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाने में जितना भी हीट लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हीट कैपेसिटी। जैसे ये मान लीजिए सब्सटेंस है, इसको हमको तब तक हीट करना है जब तक इस सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ ना जाए पहले से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं आपका हीट कैपेसिटी। तो सिंपली आप सपोज कर लीजिए इफ dt, ठीक है, इफ dt टेम्परेचर is raised by giving dq हीट। ठीक है, कि सपोज करिए आप dt किसी सब्सटेंस का dt टेम्परेचर आप बढ़ाएं कितना हीट दे करके, dq हीट दे करके, देन क्या होगा, इफ 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज रेज्ड बाय गिविंग हाउ मच हीट, dq by dt। ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसी चीज को तो आप ये बोल रहे हो C, तो C इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया आपका dq by dt, यहाँ से dq इक्वल टू क्या लिख दो आप, C इंटू डी टी, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन में आपको पता है ये पाथ फंक्शन है तो dq का इंटीग्रेशन q दे देगा और dt का क्या दे देगा आपका डेल्टा टी, क्योंकि वो स्टेट फंक्शन है। तो q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, c इंटू डेल्टा टी, ये आता है मेरा हीट कैपेसिटी आपका। ठीक है, तो q इज इक्वल टू c इंटू डेल्टा टी, ये आ गया आपका हीट कैपेसिटी। ठीक है,
दूसरा टर्मिनोलॉजी का बात करें तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को आप एस से रिप्रेजेंट करते हो। ये कुछ नहीं होता, आप सिंपल वर्ड में बोल सकते हो एस इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास। ठीक है, हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास को आप क्या बोल सकते हो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मतलब हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास। ठीक है, ये आप जनरल वे में इसका डिफिनेशन ऐसे बोल सकते हो, हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास। ठीक है, इसको आप बोलोगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, या तो फिर अगर आप इसका टेक्निकल डिफिनेशन लिखते हो तो क्या लिखोगे, द हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास और द अमाउंट ऑफ हीट required to raise the 1 gram to raise the temperature of to raise the temperature of 1 gram of a substance by 1 degree Celsius is called specific heat capacity। तो यहाँ से बेटा C का वैल्यू क्या आ जाएगा, S इंटू एम, और C का वैल्यू अभी आप देखे थे dq बाई dt इज इक्वल टू ms। तो यहाँ से क्या आ गया आपका dq इज इक्वल टू यहाँ से ms dt, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दीजिए, ये आपको क्या दे देगा, q इज इक्वल टू ms डेल्टा टी। ये आता है आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का वैल्यू, q इज इक्वल टू ms डेल्टा टी। ठीक है, कोई डाउट इसमें? चलिए अब सर आगे हम बात करते हैं यहाँ पे कि नेक्स्ट मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो मोलर हीट कैपेसिटी क्या होगा, हीट कैपेसिटी पर यूनिट मोल और द अमाउंट ऑफ, ठीक है, पर यूनिट मोल और द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। मतलब सर मोलर हीट कैपेसिटी को अगर हम cm से रिप्रेजेंट करें तो cm इज इक्वल टू क्या हो गया, c बाई n। ठीक है, और c को बेटा आप क्या लिख सकते हो, n इंटू सी एम, और c को और आप क्या लिखते हो, dq बाई डी टी इज इक्वल टू n इंटू सी एम। यहाँ dq इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, n सी एम डी टी। ठीक है, दोनों साइड इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका q इज इक्वल टू n सी एम। ठीक है, ये आता है आपका मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है, q इज इक्वल टू एन सी एम डेल्टा टी। ठीक है, और अगर हम और आगे बात करें तो ये जो मोलर हीट कैपेसिटी होता है आपका cm, ये दो तरह का होता है, एक हम लोग cp बोलते हैं और एक हम आप इसको cv बोलते हो। ठीक है, तो cp यही लिखा हुआ आपका मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम cp। ठीक है, और cv क्या होता है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट, यहाँ पे ये प्रेशर था, ये मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। होता क्या है सर आपका, तो इसको आप कैसे डिफाइन करोगे कि हीट एक्सचेंज, एयर हीट एक्सचेंज टेक्स प्लेस between system and surrounding at constant pressure। ठीक है, जब प्रेशर आपका कांस्टेंट है तब जो भी हीट एक्सचेंज होगा सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में वो आप बोलते हो मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या बोलते हो बेटा, ये हेयर हीट एक्सचेंज टेक्स प्लेस, हीट एक्सचेंज टेक्स प्लेस between system and surrounding at constant volume, ये होता है आपका। ठीक है, कि हीट एक्सचेंज टेक्स प्लेस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है,
चलिए अब हम आगे बात करते हैं आपका कि ये तो हो गया, फिर हम यहाँ पे आगे बात करते हैं तुम्हारा, तो एक सेकेंड हम पानी पी ले, उसके बाद बताते हैं आपको। ये हो गया मोलर हीट कैपेसिटी। अब हम एक टर्म को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं आपका एडियाबेटिक इंडेक्स और रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट की रिलेशन बिटवीन, अगर हम यहाँ पे बात करें कि रिलेशन बिटवीन सीपी सीवी एंड गामा। तो गामा जो होता है इसको आप बोलते हो यहाँ पे थर्मोडायनेमिक इंडेक्स। ये गामा होता है आपका थर्मोडायनेमिक इंडेक्स, ठीक है, ये थर्मोडायनेमिक इंडेक्स होता है, या तो फिर आप इसको स्पेसिफिक हीट रेशियो के नाम से भी जानते हो, ठीक है। ये आप इसको रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट भी बोल सकते हो, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट, ठीक है। तो ये क्या बताता है बेटा आपका गामा, ये डेरिवेशन हम लोग देखेंगे, अभी इस पे आप ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। इस सीपी और सीवी का डेरिवेशन हम लोग देखेंगे। तो थर्मोडायनेमिक्स इंडेक्स और रेशियो ऑफ हीट कैपेसिटी के नाम से हम लोग जानते हैं गामा। और गामा क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी एट आपका कांस्टेंट यहाँ पे वॉल्यूम डिवाइड बाय रेशियो ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी, सॉरी सीपी बाय सीवी, ठीक है। गामा इज इक्वल टू आप यहाँ पे क्या लिखते हो, सीपी बाई सीवी, ठीक है। गामा इज इक्वल टू यहाँ पे आप क्या लिखते हो, सीपी बाई सीवी। इट इज रेशियो ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर डिवाइड बाय मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और एक हम लोग और रिलेशन देखते हैं, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू क्या आता है, आर फॉर 1 मोल ऑफ गैस के लिए, 1 मोल गैस के लिए आपका ये आता है सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। और एन मोल के लिए आप क्या लिखोगे, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू एन आर, ठीक है। ये फॉर आपका एन मोल ऑफ गैस के लिए। यहाँ से आप एक और रिलेशन यहाँ पे आप लिख सकते हो, एक और रिलेशन आप देखोगे तो यहाँ पे देखो, आप देखिए सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर के बराबर। तो यहाँ पे आप ये भी देखे थे गामा इज इक्वल टू सीपी बाई सीवी। तो इसको आप सीवी के टर्म में ले आओ, तो सीपी इज इक्वल टू क्या लिख दो, गामा इंटू सीवी, उठा के यहाँ पुट कर दो, तो गामा इंटू सीवी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। सीवी का बेटा यहाँ वैल्यू क्या आ गया, आर डिवाइड बाय 1 माइनस गामा, ठीक है, ये होता है। और सीपी आप चाहो तो सीपी भी निकाल लो यहाँ पे, तो सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर है। तो सीपी सीवी के जगह पे आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, सीपी बाई गामा इज इक्वल टू आर। तो यहाँ सीपी अगर कॉमन ले लेते हो तो क्या आता है, ये गामा माइनस 1 बाई गामा इज इक्वल टू आर, और सीपी इज इक्वल टू आर इंटू गामा डिवाइड बाई गामा माइनस 1। तो ये सब है आपका, ठीक है। तो ये हम लोग आज के लिए टॉपिक यहीं पे स्टॉप करते हैं, कुछ हाथ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो कुछ हाथ क्वेश्चन अगर आप देखो तो यहाँ पे हम अगर बात करें तो जैसे कि देखिए यहाँ पे ये हमको क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन आई थिंक सो ये इनकम्प्लीट है, इसमें आपको बताना है, क्वेश्चन हम कंप्लीट कर देते हैं, द करेक्ट ग्राफ फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस ये है आपका कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए करेक्ट ग्राफ कौन है। बट अभी हम लोग आइसोथर्मल पढ़े नहीं तो इसको रहने दीजिए आप, ये भी अभी क्वेश्चन नहीं करिए, ये भी अभी हम लोग पढ़े नहीं हैं, ठीक है, ये भी नहीं पढ़े हैं आपका। हाँ ये क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, अमॉन्ग द फॉलोइंग द नंबर ऑफ स्टेट वेरिएबल, ठीक है, स्टेट वेरिएबल कौन सा है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि स्टेट वेरिएबल कौन सा है सर, तो मोर देन 1 करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा। तो स्टेट वेरिएबल में बात करें तो ये इंटरनल एनर्जी स्टेट वेरिएबल था, वॉल्यूम था स्टेट वेरिएबल, इंथैल्पी था स्टेट वेरिएबल, ठीक है।
तो इंटरनल एनर्जी, वॉल्यूम और इंथैल्पी स्टेट वेरिएबल होगा। हीट आपका क्या था, पाथ था, यहाँ पे पाथ फंक्शन था, ये सब स्टेट फंक्शन था। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो यहाँ पे